बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से खाली भी हो सकता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पानी हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने दिनों तक हम बिना पानी के प्यासे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब पानी इतना मूल्यवान है कि इसका कोई मोल ही नहीं है, इसे हम अनमोल कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पानी की इतनी कमी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर तक चलकर पानी पीने के लिए लाना पड़ता है। कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ज़्यादा पानी से भी हम खतरे में आ जाते हैं और कम पानी से भी हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब पानी इतना कीमती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गलत आदतों के कारण पानी की बर्बादी करते हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही अगर एक बूंद बूंद को हम खराब करते रहे तो हमारा सागर खत्म भी हो सकता है। हम अपने पैसों को कितना महत्व देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है और गुल्लक में मम्मी पापा आपको जो भी पैसे देते हैं आप उसमें डालते हैं, और उन पैसों को आप ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि बड़ा सोच समझ कर उनको खर्च करेंगे। ऐसे ही बड़े व्यक्ति भी पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, एक पैसा भी बर्बाद नहीं करते। लेकिन पानी तो हमारा जीवन है, पानी तो अनमोल है, फिर एक एक बूंद पानी की हम क्यों बर्बाद करते हैं? क्यों ना हम ऐसी आदतों को अपनाएं जिससे पानी बर्बाद ना हो और हर किसी को सही मात्रा में पानी मिल सके। आप सभी जानते हैं वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, समुद्रों के रूप में, बर्फ के रूप में, लेकिन सारा पानी पीने योग्य नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में पानी ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं, जो हमारे जीवन यापन के लिए काम आता है। अब पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, इन सवालों के जवाब तो हमें ईवीएस में मिल ही जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ पानी रे पानी। पानी रे पानी में जल चक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया गया है। अकाल यानी कि जब पानी बिल्कुल ही नहीं होता है, जब बारिश ही नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बाढ़ आप सभी जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जब नदी नालों में इतना पानी हो जाता है कि वहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है, तो उसको बाढ़ की स्थिति कहते हैं। इससे हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। इस पाठ में हम जानेंगे कि जल की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से संकट हैं और इन समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ पानी रे पानी। इस पाठ को लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। प्यारे बच्चों, ईवीएस में आपने जल चक्र के बारे में जरूर सुना होगा कि पानी कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। नदी नालों का पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है और वही भाप धीरे धीरे इकट्ठी होकर बादलों का रूप धारण कर लेती है, और जब बहुत ज़्यादा पानी एकत्रित हो जाता है तो वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। इसको हम जल चक्र कहते हैं। चित्र आप ध्यान से देख सकते हैं और ये सारी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन इन बातों को पढ़ने के साथ साथ आम जीवन के बारे में सोचना और पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कहाँ तक महत्व है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, जल चक्र का चित्र आप देख सकते हैं और जो ये तीर बने हुए हैं, इसके माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे पानी कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है, किस तरह का चक्र बनाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबको घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है।
नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है, यानी पानी आता ही नहीं है। पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त यानी कि बिना समय के। जब हमें ज़रूरत होती है तो पानी आता नहीं है। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे यानी सुबह बहुत जल्दी। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा, आपको पानी भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, आपके माता पिता को, आसपास के लोगों को। कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं आती है, वहां के लोगों को पानी भरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहीं कहीं पर तो पानी के टैंकर आते हैं और उन टैंकर पर किस तरह की भीड़ होती है, किस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, कभी कभी तो किसी की मौत तक हो जाती है। इस तरह की खबरें भी अखबार में सुनने को मिलती है। रोज रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए बिजली की मोटर लगा लेते हैं। अब बिजली की मोटर बहुत ज़्यादा पानी खींच लेती है, जो बाकी घरों का पानी होता है वो भी वही मोटर खींच लेती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की बर्बादी करते हैं, ऐसे ही सफाई में पानी बहाते रहते हैं या बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि दूसरे लोगों के लिए बचता ही नहीं है। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। अब देखा देखी में अगर एक व्यक्ति मोटर लगाता है तो बाकी घरों में भी मोटर लग जाती है, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। ऐसा नहीं है गांव में ही पानी की समस्या है या राजस्थान में ही पानी की समस्या है या सूखे इलाकों में पानी की समस्या है, बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी पानी की समस्या है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल यानी कि जहां बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। एक तरफ तो सूखा पड़ जाता है और कभी कभी तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां बारिश आते ही चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ बह जाता है। अब एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जब बारिश का मौसम होता है तो आसपास के क्षेत्रों में इतना पानी भर जाता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे छोटे नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। आप सभी के पास भी गुल्लक होगी और आपने भी उसमें कुछ पैसे जोड़ कर रखे होंगे। बचत करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बुरा समय आता है, मुश्किल समय आता है तो यही बचत हमारे काम भी आती है। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। भूजल क्या होता है? भू यानी पृथ्वी, धरती, जल यानी पानी। पृथ्वी के नीचे का जो जल होता है, पानी होता है, जो कुएं के रूप में खोदकर हम निकालते हैं, उसे हम भूजल कहते हैं। अब देखा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बाढ़ और सूखा।
यानी जब बाढ़ आती है तो इतना सारा पानी होता है और इतने सारे पानी को हमें क्या कर लेना चाहिए, पृथ्वी की गुल्लक में इकट्ठा कर लेना चाहिए। और जब अकाल आता है, गर्मी के मौसम में जब सूखा पड़ जाता है, तो उसी पानी को जो हमने इकट्ठा किया है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम गुल्लक में पैसे जोड़ते हैं और जब मुश्किल समय आता है, जब हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उन पैसों का हम प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमें बाढ़ और अकाल के बारे में सोचना चाहिए। बाढ़ में ज़्यादा पानी होता है उसको हमें इकट्ठा करना चाहिए, और सूखे में, अकाल में पानी नहीं होता है तो जो पानी हमने इकट्ठा किया है उसको उस समय में प्रयोग करना चाहिए। ये बात हमें समझनी होगी। अब बारिश का पानी अगर तालाब, नदी, नालों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वो छन छन कर, रिस रिस कर पृथ्वी के नीचे जाता है, तो भूजल यानी भूमि के नीचे जो जल है वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि गर्मी के मौसम में कुओं के रूप में हम उसे निकाल सकते हैं। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। कुछ सालों पहले की बात करें तो आसपास छोटे छोटे तालाब होते थे, नदी नाले होते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान अपनी तकनीकी विकास में इतना मशगूल हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि उसको छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। उसने छोटे छोटे तालाबों को कचरे से पाटकर यानी भरकर, छोटे छोटे तालाब जो आसपास थे उसमें कचरा भर दिया और उनको समतल बना दिया। तो जब बारिश का पानी आता है तो कहीं इकट्ठा ही नहीं होता है, और जब वो इकट्ठा ही नहीं होगा, बहकर ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो फिर हम अपनी गुल्लक में पानी कैसा इकट्ठा करेंगे। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए, और धीरे धीरे पेड़ पौधों की कटाई भी जारी रही। तो इस तरह से प्रकृति का इतना नुकसान कर दिया कि कभी बाढ़ और कभी अकाल, इन दोनों का सामना हमें करना पड़ता है। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत यानी कि पानी को इकट्ठा करने के जो भी स्रोत होते हैं, जैसे कि कुआं, तालाब, नदी, नाले, तालाबों की, नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। थामना यानी कि उसे रोक लेना, पानी को इकट्ठा कर लेना। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे और बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे, और जल ही जीवन है, जीवन हमारा खतरे में पड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे पहले तो हमें समझना होगा, आसपास के लोगों को भी समझाना होगा, और फिर हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है किताब में पाठ पढ़ लेने से हमारी समस्या दूर हो जाती है। किताब में पाठ पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद हमारे आम जीवन में उसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अकाल और बाढ़, इन दोनों में सामंजस्य बिठाना, इन दोनों में सही तरीके से काम करना ही हमें पानी की समस्या से मुक्ति दिला सकता है। कुछ लोग इस तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पानी को बर्बाद कर रहे हैं, पानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और धीरे धीरे कर आगे आने वाले वर्षों में पानी की कमी की जो समस्या है उससे हम ऐसे ही जूझते रहेंगे। आपने सुना होगा राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, और वहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ लोगों को पानी पीने के लिए कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मान लो सुबह किसी को 1 बाल्टी पानी लेकर आना है तो वो सुबह निकलता है घर से और 10-15 किलोमीटर दूर पैदल चलता है और फिर घर वापस आता है। उसका पूरा दिन तो ऐसे ही पानी को इकट्ठा करने में ही चला जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारी तरह पानी इतना बर्बाद नहीं करते, बल्कि एक एक बाल्टी को बहुत ही कीमती समझते हैं और बहुत ही कम पानी का प्रयोग करते हैं। हम कपड़े धोने में, सफाई करने में, अपने घर को साफ़ करने में, गाड़ी साफ़ करने में, पौधों को पानी डालने में इतना पानी बर्बाद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर पानी नहीं है वो लोग एक एक बूंद को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हक की बात, पानी पर हम सबका हक है, क्योंकि पानी ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है जिससे हमारा जीवन चल पा रहा है। आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं।
हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ बातचीत करें, चर्चा करें। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं बहुत सारे लोगों को इतना पानी सप्लाई में दिया जाता है कि वो बर्बाद करते हैं और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत का पानी भी उनको नहीं मिलता है। बहुत कम समय के लिए उनको पानी दिया जाता है, बहुत कम मात्रा में पानी दिया जाता है। ये तो है हक छीनने वाली बात। ऐसे ही और भी हमारे समाज में मुद्दे हैं और भी समस्याएं हैं जहाँ पर कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है और कुछ लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आप सोचिए, घर पर बातचीत कीजिए, ऐसे कौन कौन सी और समस्याएं हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहाँ किसी का हक छीना जाता है। पानी पर सभी का हक है, प्रकृति के जो संसाधन है उस पर सभी का हक है। सभी को सही मात्रा में, बराबर मात्रा में ये सब मिलना चाहिए। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए और किसी को ज़रूरत से कम भी नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में सोचिए, बातचीत कीजिए। आशा करती हूँ आपको पाठ में दी गई जानकारी समझ में आई होगी और साथ में आप इसे अपने जीवन में भी अपनाएंगे, अपने माता पिता के साथ साझा करेंगे। आज के इस पाठ में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, पानी को बचाना ना भूलें। पानी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।